सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। एक बार ऑडियो वीडियो की क्वालिटी को प्लीज कंफर्म कर दीजिए। एक बार ऑडियो वीडियो की क्वालिटी को प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलिए, ड्यू टू नेटवर्क इशू ये जो है रीशेड्यूल करना पड़ा, लेकिन चिंता की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से आ गए हैं आपके सामने मॉड्यूल सी को लेकर के। तो इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल ए बी सी का जितना भी हम जिस्ट दे पाएंगे वो कोशिश करी जाएगी, और उसमें से उन लोगों को फायदा बहुत होने वाला जिन्होंने पहले एक बार क्लास ले रखी है, क्योंकि उनके लिए एग्जाम टाइम रिवीजन की तरह होगा। क्योंकि आपको जरूरत होती है किसी मेंटर की जो आपके सामने खड़ा होकर बोलता रहे और आप सुन पाओ। ठीक है। तो हमारा जो है ये कोशिश और ये प्रयास रहेगा कि आप किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा इसमें इनपुट लें और एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहे आपका। ठीक है। तो एक एक राउंड हमारा मॉड्यूल ए का, बी का और ये सी का चल रहा है। इसी तरह फिर उसका दूसरा राउंड चलेगा। एग्जाम तक ऑलमोस्ट जो है 70 to 80% सिलेबस को हम एक बार आपकी नज़रों के सामने से गुजार देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत फास्ट रैपिड फायर जो है क्लासेस हो रही हैं। चलिए, बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है मॉड्यूल सी का सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कहने को तो बहुत सिंपल टॉपिक लगता है, लेकिन क्वेश्चन आने में कोई गुंजाइश जो है इससे भी बनी रहती है। तो यूनिट 20 है यह हमारी। ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की जब बात आ रही है तो इसमें हम देखेंगे डिफरेंट फेसेस कौन से थे, और जो डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं डेवलपमेंट के ईच फेसेस में वो क्या क्या हुए। और जब हम बात करेंगे वाइल गिविंग एन अकाउंट ऑफ स्टेटस ऑफ द सिस्टम प्रेजेंटली ऑब्टेन। ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन इज एसेंशियल। तो ये एक ऐसा पॉइंट है। अगर आप कहते हैं कि साहब किसी के घर परिवार में उन्नति हो रही है, तो घर परिवार की उन्नति को क्या आप ऐसे देखते हैं कि उनके घर में जो रोजाना दावतें हो रही है, रोजाना वो छोटे मोटे गिफ्ट दे रहे हैं, रोजाना घूम के आ रहे हैं, क्या आप ऐसा देखते हैं? ठीक है। या आप देखते हैं इनके घर में गाड़ी आ रही है, इनके घर में मशीन आ रही है, इनके घर में घर बड़ा बन रहा है, एक और घर बना लिया। तो दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो बताया कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि किसी के रहन सहन खाने साने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कैपिटल कितना जोड़ा है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कैपिटल जोड़ने से मतलब क्या है आपका? कैपिटल जोड़ने से मतलब है ऐसे एसेट जो लंबे समय तक काम आते हैं। तो अगर किसी कंट्री की आपने इकोनॉमी की ग्रोथ देखनी है तो वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। और कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन से मतलब रोड, सड़कें, आपका जहाज, आपके ट्रेन और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये सब चीजें हमारी कैपिटल फॉर्मेशन का काम करती हैं। ठीक है। और कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फंड्स विद विच एन एंटरप्रेन्योर इज एबल टू टेक। तो अगर आपको बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करना, ऑपरेट करना, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद होता है कि नॉर्मली नॉट अवेलेबल विद द, और ये नहीं होती है जिसको जरूरत होती है। ये जो अवेलेबल होती है इंस्टेड विद द पर्सन वेल्थ हु है सेविंग। जो किसी को चाहिए वो इनके पास है जो सेविंग करते हैं। तो सेविंग करने वालों के पास है, चाहिए हमें किसको? बिजनेसमैन को, यानी कैपिटल को रिक्वायर। ये सारा सिस्टम कैसे चलता है कि जिसके पास है, जिसके पास वेल्थ है, चाहे वो छोटी सी भी है, वो नीड टू बी मेड टू बी एबल टू मेक विथ वेल्थ अवेलेबल विद द एंटरप्रेन्योर हु कैन इन्वेस्ट इन द। तो यही सब छोटा छोटा पैसा इकट्ठा होके आगे काम करता है। ठीक है। वेल्थ प्रोसेसर कौन है? वेल्थ को प्रोसेस करने वाले लोग कौन है? इंडिविजुअल्स हो सकती है, फर्म्स हो सकती हैं, कॉर्पोरेट हो सकती है, और यानी कि एक तरह से माना जाए वेल्थ को हाथ में लेकर उससे कुछ जनरेट करना, कुछ प्रोसेस करना। ठीक है। ये जो एंटिटी होती हैं, दोज हु रिक्वायर फाइनेंस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं या ये लोग होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है इन सब चीजों को करने के लिए। The role of entrepreneur or business, wealth must therefore flow from the pocket of surplus of pocket of deficit। यानी जिनके पास प्लस है वो पैसा जाता है, जिनके पास माइनस है वहां तक
लेकिन बीच में कुछ लोग होते हैं जिनको हम इंटरमीडियरी बोलते हैं, जिनको हम इंटरमीडियरी बोलते हैं। और ये सारे जो इंटरमीडियरी हैं यही हमारा सिलेबस होता है। ये जो सारे इंटरमीडियरी है यही हमारा सिलेबस होता है। ठीक हो गया। चलो आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में बात करते हैं हम लोग। चलिए, तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है, ये कॉन्सेप्ट पूरा कैसे काम करता है, इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकंड ना। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या ये काम करता है। तो कॉन्सेप्ट क्या काम करता है बेसिकली, इसमें जो भी लोग सरप्लस वाले हैं, जिनके पास भी सरप्लस वाले, उनको उनके पास क्या होती है, सेविंग होती है। उनके पास क्या होती है, सेविंग होती है। और जो डेफिसिट वाले लोग होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं। वो क्या होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है। तो जो सेविंग है, सेविंग वाले लोगों से मनी को कहाँ, डेफिसिट यानी इन्वेस्टर तक पहुंचाना। अब इन्वेस्टर का मतलब ये वाला इन्वेस्टर नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, या गवर्नमेंट होती है, जो पैसा अपना किसी कारोबार के लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में आपके इंटरमीडियरीज होते हैं। और ये जो इंटरमीडियरी होते हैं यही आपका पूरा पूरा सिलेबस होता है। जितने ये इंटरमीडियरी हैं यही आपका पूरा पूरा सिलेबस होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे सेविंग से इंटरमीडियरी के थ्रू सरप्लस जो है इन्वेस्टर के पास जा रहा है, जो डेफिसिट में है। और ये आपका पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये जितने भी ये कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो इंडिया, अच्छा ये जो हमने पुराना कॉन्सेप्ट बताया था, इस कॉन्सेप्ट को पूरा मिला लें तो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम की तरह कहलाता है। ठीक है। और जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इनफॉर्मल होता है और एक फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में कौन कौन लोग होते हैं, इनफॉर्मल में क्या होता है, बेसिकली इनफॉर्मल सिस्टम जो है हैज इवॉल्व एज एन एक्सटेंशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स करेक्टराइज, यानी कि सोसाइटी में जो लोग होते हैं वही लोग मिलजुल करके इस काम को करते हैं। और इनका जो सिस्टम होता है वो इनफॉर्मल होता है। जैसे ये इनमें कुछ करेक्टराइज होती है, यानी इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इनफॉर्मल सिस्टम होता है। यहाँ पर रेगुलेशन की कमी होती है, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, और उसके साथ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंसी एंड लो डिफॉल्ट रेट्स यहाँ पर होता है। ठीक है। टिपिकल एग्जाम्पल इसमें अगर हम बात करेंगे, कौन होते हैं, जो इंडिविजुअल मनी लेंडर होते हैं, हु कुड बी ट्रेडर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या नेबर्स हो सकते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, हुड कुड बी ऑपरेटिंग एसोसिएशन ऑफ फंड हो सकते हैं,
पार्टनरशिप फर्में भी हमारी जो है इनफॉर्मल सिस्टम का पार्ट होती हैं, जो लोकल ब्रोकर होते हैं और पॉन ब्रोकर होते हैं, एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं, सच एज फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, चिट फंड और। तो छोटे मोटे लोग जो काम कर रहे हैं, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में लेके जा रहे हैं? इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेके जा रहे हैं। ऑल दो इनफॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड, दिस सेक्शन फाइनेंशियल हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, मतलब चाहे ये अनरेगुलेटेड है या आपका इनफॉर्मल है, लेकिन इसकी भी फिर भी जो है बहुत ज़रूरत है। और अर्लियर डेज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी इन रूरल एंड लेसर डेवलप, जहां पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वहां पे इन लोगों का एक तरह से सिकंजा था, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। इनफॉर्मल सिस्टम के बाद आते हैं हमारे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, फिर आता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पे फॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक क्या? ऑर्गेनाइज होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है और रेगुलेटेड सिस्टम होता है। यानी इस पर बहुत कंट्रोल होता है, किसका? जो रेगुलेटेड बॉडी होती है उनका जो है काफी कंट्रोल यहाँ पर होता है, ठीक है। Financial institution, on the one hand, cater the entities who possess wealth. On the other hand, they cater to those entrepreneurs. यानी कि जिसके पास पैसा है उससे उनको भी कैटर कर रही है, और जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है जिनको रिक्वायरमेंट है, हु रिक्वायर द वेल्थ, तो उनको भी कैटर कर रही है, ठीक है। इसी में फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम में अगर बात करें एग्जांपल के, तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कौन से होते हैं? फाइनेंशियल रेगुलेटर होते हैं, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, एनबीएफसीज होती हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, पेंशन फंड होते हैं। और आप अब समझ पा रहे होंगे कि जितने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये सारे ऑल चैप्टर आपके, ये सारे ऑल चैप्टर आपके मॉड्यूल डी में इसीलिए हैं। क्यों? क्योंकि हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझ रहे हैं, और जब हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझ रहे हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के बाद ही ये जितने भी नेम आ रहे हैं, इन सबको हमें समझना होगा। आपने देखा होगा पीछे हमने एक बार एनबीएफसी क्लास ली, एक बार बैंक्स क्लास ली, एक बार डीएफआई की ली, ठीक है। अभी ये इनकी इंश्योरेंस वालों की क्लास और होनी है, तो वो सब कवर वहां पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो ये फर्दर डिवाइडेड में टू टाइप्स में। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, इनको दो भागों में फिर डिवाइड किया गया है। पहले वाले में आता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। दिस इंक्लूड्स बैंक्स एंड अदर क्रेडिट यूनियंस विच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन डिपॉजिट्स मेड एंड लैंड दैट मनी टू द वंस नीड। वो क्या करते हैं बेसिकली? क्या करते हैं? वो कलेक्ट मनी कलेक्ट करते हैं पब्लिक से, अगेंस्ट इंटरेस्ट देते हैं उनको, और लोगों को वो लैंड करते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन डिपॉजिट, तो यहाँ पर दो कैटेगरी इसने बनाई। पहली वाली कैटेगरी बनाई है बैंकिंग वाली कैटेगरी, और दूसरी वाली बनाई है नॉन बैंकिंग कैटेगरी वाली। नॉन बैंकिंग कैटेगरी में आपके इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज कंपनी आते हैं। इसमें दे कैन नॉट आस्क द मॉनेटरी डिपॉजिट बट सेल फाइनेंस, यानी कि ये डिपॉजिट तो नहीं लेती, लेकिन कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है फिर भी थ्री कैटेगरी में और डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ये भी एक नजरिया है डिवाइड करने का, रेगुलेटरी, इंटरमीडिएट्स और नॉन इंटरमीडिएट्स। जैसे रेगुलेटरी में बात करें, तो है तो ये भी फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, आरबीआई है, आईआरडीआई है, सेबी, जो कि रेगुलेट करती हैं बिजनेस को। इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडिएट वो करती हैं जो सरप्लस वाले को डेफिसिट में लाने का काम करती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स, यानी बीच के लोग। एसबीआई में यानी बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को लिया हुआ है। तीसरे है नॉन इंटरमीडिएट हैं, यानी ये डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो क्या है? इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द कॉर्पोरेट कस्टमर, इट इंक्लूड द नाबार्ड। और तो ये बेसिकली आम जनता से कनेक्टेड ना होके किसी बड़े कॉर्पोरेट या किसी इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो अभी हमने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखा, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या बोलेंगे? दीज आर इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि
ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम लोग किस तरह से नाम से जानते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? उसमें कुछ तो लाइबिलिटी साइड वाले होते हैं, ठीक है। कुछ कौन से होते हैं कि एज वेल एज ऑन द, तो कुछ एसेट साइड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, लाइबिलिटी साइड होते हैं। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। दे कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल वैल्यू एडेड सर्विसेज विच कैन फैसिलिटेट फाइनेंशियल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द एसेट साइड ऑन द बैलेंस इंक्लूड। अब एसेट में क्या है, बहुत आसान से देखो, जब हम कहीं पर भी कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या काम कर रही है, लोन्स दे रही है, एडवांस दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्लेसमेंट कर रही है, डेरिवेटिव कर रही है, ये सब पार्ट है एसेट के। लाइबिलिटी साइड की बात करेंगे तो जो लोग मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं किससे, कस्टमर से, किस काम के लिए, चाहे वो रेमिटेंस के लिए कर रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के लिए, किसी के लिए भी अगर पैसा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यू आर इन द लाइबिलिटी साइड, यानी कि आप उनसे क्या है, पैसे को लाइबिलिटी में वो कर रहे हैं, ठीक है। While the financial institution and financial institute provide the base capture and transfer value, यानी ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ये करते हैं कैप्चर करते हैं बेस को और ट्रांसफर करते हैं वेल्थ को सेवर टू इन्वेस्टर का काम ये लोग करते हैं, ठीक है। और मार्केट की अगर बात करें, मार्केट इज ए प्लेस वेयर टू पार्टीज कैन गैदर टुगेदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पर दो पार्टियां गुड सर्विस एक्सचेंज करती है उसे मार्केट बोलते हैं। और मार्केट को बोला गया है यूज बाय इकोनॉमिक्स के लिए, मार्केट क्या है, इनके लिए मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। क्या कहते हैं, ऑर्डनरी यूसेज एंड डज नॉट मीन लिटरली विद फिजिकल प्लेस। उन्होंने कहा मार्केट से मतलब इकोनॉमिक्स वालों के लिए कोई फिजिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उन्हें ना ही, नॉट डज इट मीन्स द स्टेज ऑफ द कमोडिटी पासेस थ्रू बिटवीन द प्रोड्यूसर, यानी ऐसा कोई स्थान भी नहीं है जहां पे सामान एक से दूसरे के पास जाए, बल्कि इनके हिसाब से जो डेफिनेशन है मार्केट की, जो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से डेफिनेशन है, वो कहते हैं इट रेफर्स इन द एन एब्स्ट्रैक्ट वे टू द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ ए कमोडिटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्राइस। कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा तरीका है जहां पर परचेज और सेल होती है, कि ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी कमोडिटी के, एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्राइस, और इसी जगह पर उसके प्राइस भी तय होते हैं या फॉर्म होते हैं। यानी कि मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर हम किसी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कमोडिटी के प्राइस को तय कर पाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें, दिस टर्म रेफर्स टू काउंटलेस डिसीजन मेड बाय द प्रोड्यूसर, और यहीं पर यही एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रोड्यूसर ऑफ ए कंपनी क्या करते हैं, डिसीजन लेती हैं, किस बात का, सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। क्योंकि देखो प्रोड्यूसर कौन है, हमने एक लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर जो है कमोडिटी का, वो क्या करता है, सप्लाई साइड पे ही कंट्रोल कर सकता है। जब डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो प्रोड्यूसर का है क्या है, वो केवल कहाँ पे, सप्लाई साइड ही कमांड कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है आगे, अब फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट वेयर बाय, अब मार्केट की जगह कौन सा आ गया, फाइनेंशियल मार्केट आ गया, जहां बायर सेलर ट्रेड करते हैं, किसका, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है और प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज। तो यहाँ पर जो भी प्राइस तय होते हैं, वो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर करेंगे, प्राइस, मार्केट के प्राइस तय होने के लिए डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीजें करती हैं, ट्रेड करते हैं, किन चीज का, मनी का करते हैं, कमोडिटी का करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का करते हैं और डेरिवेटिव्स का करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के चार सेगमेंट होते हैं। यहाँ पर जो हमने मेजर सेगमेंट की अगर हम बात करें, मनी मार्केट, अगर हम ऐसे बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट। और मनी मार्केट में ही थोड़ा सा और एक्सटेंशन दे तो एक और होता है डेट मार्केट। एक और कौन सा होता है, डेट मार्केट होता है। कौन सा, डेट मार्केट भी यहाँ पर होता है, ठीक है। चलो ये देख लीजिए एक बार, इस चार्ट से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम तीन बातों से चलता है। एक होती है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो वहां पे खरीदा और बेचा जाएगा, और तीसरा होता है वो जगह जहां पर वो खरीदे और बेचे जाएंगे, ठीक है। यानी ये सारे लोग इस काम के लिए यहाँ पर आते हैं। ये सारे लोग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग के लिए इस जगह पर आते हैं। अगर वो मनी मार्केट की डीलिंग है तो मनी मार्केट आएंगे,
अगर वो फॉरेक्स की डीलिंग है तो फॉरेक्स आएंगे। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो इस फिनोमिना से काम करता है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो क्या करती हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के क्या करती हैं, इस जगह पर वो करती है। ठीक है। अब इसमें जल्दी से आपको क्या है, जल्दी से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, इसमें जल्दी से क्या करना है, आंसर करने हैं। जल्दी से बताइए फॉर्मल सेक्टर क्या है, जल्दी से बताइए। अब आपको यहाँ अभी पता लग जाएगा कि आपने पिछली बातें कितनी ध्यान से सुनी हैं और कितनी कैजुअल लेके सुनी है। और आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जल्दी से बताइए। द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस विच इज नॉट। चलिए, तो फॉर्मल सेक्टर में खास बात होती है, हमने देखा था क्या होते हैं, ये फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइज होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, ये देखिए, ऑर्गेनाइज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्टराइज बाय द विच इज नॉट बोला हुआ है। मतलब ये ध्यान रखना है आपने, ये गलतियां जो है बहुत होती हैं आपसे। ठीक है। इसमें फंडामेंटल नाम का कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। तो ये गलती होती है, आपने विच इज नॉट लिखा हुआ नहीं ध्यान दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये फाइनेंशियल मार्केट इज मार्केट में बायर सेल डज नॉट ट्रेड, क्या नहीं ट्रेड करते हैं इसमें। फाइनेंशियल मार्केट की बात आएगी तो दूसरे का जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, बहुत सही बताया कि इसमें क्या है कि जो फाइनेंशियल, जो हमारी कमोडिटीज है वो कमोडिटीज यहाँ पर डील नहीं की जाती है, कमोडिटीज यहाँ पर डील नहीं की जाती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये इतने आइटम वहां पर डील किए जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द एसेट साइड, जल्दी से बता दीजिए, बहुत जल्दी से बताइए। चलिए, तो इसका क्या एसेट साइड में आएगा, थर्ड का एसेट साइड में क्या आएगा यहाँ पे, जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट जो है हमारा क्या है, डज नॉट इंक्लूड की बात आ रही है, एसेट साइड में कौन सा नहीं होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव, ये तीनों एसेट साइड में होंगे लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं होता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैंक्स बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज होती है, जल्दी से बताइए, बहुत फास्ट करके बताइए। ध्यान से कंसंट्रेट होके पढ़िए, कभी छोटी छोटी बातें गलती आपसे हो जाती है तो वो गलती यहाँ पर ना हो। चलिए, इसका आंसर है बी, यानी कि मनी एक्सेप्टेड फॉर रेमिटेंस जो होता है वो कहता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द लायबिलिटी साइड की बात कर रहा है, डज नॉट इंक्लूड कहता है। क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग अप एन अ कॉर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ पेंशन, मनी एक्सेप्टेड फॉर रेमिटेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड यूनिट इश्यूड, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो जो रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस के लिए जो पैसा होता है, जो रेमिटेंस के लिए पैसा होता है उसका पर्पज अलग होता है, और बाकी सारा पैसा आपकी लायबिलिटी की तरह यूज किया जाता है क्योंकि आपको वो फ्यूचर में उसको वापस करना होता है। ठीक है। मनी एक्सेप्टेड फॉर रेमिटेंस, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड यूनिट, अच्छा, इसमें जो है, अच्छा ठीक है, ये सॉरी, इसका आंसर करेक्ट करना पड़ेगा,
देखिए क्यों है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, बैंक की बैलेंस शीट में। अब आप लोगों को आंसर देना है कि बैंक की बैलेंस शीट में पीपीएफ जो होता है, क्यों, इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा डी। ए बी, ए बी सी डी, ये डी आंसर, इसमें अल्फाबेटिकल तो डी क्यों आंसर होगा, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसका डिपॉजिट होता है, गवर्नमेंट का होता है, और वो बैंक की बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, बैंक की बैलेंस शीट का पार्ट ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम आर। बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि एग्जाम में आ जाएगा। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए कहाँ जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में, यानी कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज द पार्ट ऑफ किसका, इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है। तो कंपोनेंट की बात हो तो कंपोनेंट हमारे कौन से हैं, ये तीन कंपोनेंट है, ये तीन कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या है, इंस्ट्रूमेंट का एक काइंड है। ठीक, the term market as used by the economist has a different meaning from the ordinary usage and its mean। तो उसने कहा मार्केट जो है इकोनॉमिस्ट की भाषा में क्या अलग जो है मतलब रखते हैं, आपको बतानी है कि इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मार्केट की डेफिनेशन क्या है। बताइए। हमने देखा था कि जो डेफिनेशन है उन्होंने ये डेफिनेशन, इट रेफर्स एन एब्स्ट्रैक्ट वे टू द परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कमोडिटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्राइस। तो क्या बोला, इट रेफर्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ द कमोडिटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्राइस। ठीक है, तो इसका सिक्स का क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये लिखा हुआ है, इंस्टीड इट रेफर्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट वे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, टर्म जो मार्केट में इन्होंने रेफर करी है उनके लिए क्या है, इट रेफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजेक्शन कमोडिटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्राइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आते हैं फेजेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के फेजेस के, कैसे कैसे यह जो है हिस्ट्री में डेवलप हुआ। तो हम यहाँ पे ज्यादा पुरानी बातें नहीं करेंगे, जब हमने रेगुलर क्लास ली थी उसमें पूरी बातें बताई थी, लेकिन हम अभी जो रिसेंट जो हमारा चल रहा है उसके हिसाब से एक मेजर कैटेगराइजेशन करते हैं, यानी कि 1947 से पहले का पूरा एक, जिसको हम प्री इंडिपेंडेंस बोलते हैं, उसके बाद 47 से 91 तक। क्यों बोलते हैं 91 तक, क्योंकि 91 में जो हमारे मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो पैकेज आया था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वहां पे बहुत सारे हुए थे, इसलिए यहाँ पे 91 तक रोका जाता है। 1991 के बाद 2010 तक। और 2010 तक क्यों है, क्योंकि 2008-9 में जो क्राइसिस आया था, 2008-9 में जो क्राइसिस आया था, उस क्राइसिस के, 2008-9 में जो क्राइसिस आया था, उसके बाद फिर 2010 से लेकर के आज तक का सिनेरियो क्या है, चार फेजेस हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चार फेसेस आ गए यहाँ पे। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्या आ गए, चार फेसेस। तो पहले फेज में क्या हुआ, तो पुराने वाले में देखते हैं हम लोग, कौटिल्य अर्थशास्त्र की चर्चा हम लोग अक्सर सुनते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं क्या है, कि ये जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1770 में, क्योंकि ये सारी कहानी है 1947 से पहले की, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1770 में। और उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि ये जो बैंक हालांकि 1832 में बंद हो गया, और उसके बाद बैंक आए यहाँ पर जनरल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद अवध कॉमर्शियल बैंक, ये दोनों बैंक आए, और ये भी लंबे समय तक नहीं चल पाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर हम बात करें कि इसके बाद 1947, उसके बाद ये हमारे जो हमारे कॉमर्शियल जो ये इंपीरियल बैंक बना था ना हमारा,
1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1809 में बंगाल और मद्रास, ये सब मिला करके फिर यहाँ पे मर्ज करके वहाँ पे 55 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 19 सेंचुरी आर एग्जिस्ट इवन टुडे सच एज पंजाब नेशनल बैंक। तो कहते हैं कि एक ऐसा बैंक जो बहुत 19 सेंचुरी का था, जो आज भी चल रहा है, उसके नाम आ गया पंजाब नेशनल बैंक। और इसी बीच में क्या हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिश हुआ 1875 में। देख लीजिए कितना पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है। और इसी ने जो है कैपिटल मार्केट को यहाँ पे ग्रोथ दी इंडिया ने। ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते चलते जब हम आगे बढ़ते प्रायर टू इसमें, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि रिजर्व बैंक का भी नाम आता है, जो हिल्टन यंग कमीशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी, स्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन सी रिकमेंडेशन पे हुआ था? हिल्टन यंग कमीशन ने। ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑल्सो ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द फेज विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। यहाँ पर क्या हुआ, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए एक रूल्स डेवलप हुए, जिनका नाम डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आया 1939 में। ठीक है। और विच कोइंसाइडेड बाय द कमेंसमेंट ऑफ वॉर, ये लगभग उसी समय हुआ जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। और उसके बाद 1947 की अगर हम बात करें, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की भी स्टार्टिंग यहाँ पर हो गई थी। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ स्मॉल साइज बैंक फेल हुए यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं ले पाए, लोगों को लगा नहीं कि भैया यहाँ पैसा डालना ठीक है, तो इसलिए कई सारे फेल हुए। पीपल वर मोर एसोसिएटेड विद, और वो जो लोग थे वहाँ के मनी लेंडर से या अनरेगुलेटेड प्लेयर से ज्यादा कनेक्टेड थे। ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड आता है, सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो ये है तो हिस्टोरिकल मूव, लेकिन क्वेश्चन जब आईआईबीएफ पूछता तो कुछ भी पूछ लेता है। तो अगर आपके सामने से एक बार नजर निकल जाएगी तो उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस वाज एंसर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, उनसे सब कुछ कहा गया। और क्या गया, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए गए, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन वाला, जो जिसमें हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, उसके विद द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पर 51 में पहला 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नेशनलाइजेशन। देखो ये ध्यान रखना कि इस फेज में सबसे पहला काम सरकार ने क्या किया, 1948 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया, 1958 में एसबीआई किया, और उसके बाद 1 सितंबर 1956 में 247 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से क्या बनाया गया, एलआईसी बना। देखिए मतलब 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी चल रही थी, 245, उनको नेशनलाइज करके क्या बना दिया, एलआईसी का गठन हुआ था, एलआईसी बना दी गई थी। ठीक है। उसके बाद और क्या हुआ यहाँ पे, फिर जब ये सब डेवलपमेंट होने लगे, उसमें क्या हुआ कि इसी डेवलपमेंट के दौरान, कमिंग अंडर इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ सोशलिज्म, बैंक फाइनेंस वाज स्टिल आउट ऑफ रीच ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अभी भी लोगों तक बैंक के फाइनेंस नहीं पहुंच पा रहे थे। और जो ये मनी लेंडर्स थे, ये काफी क्या थे, एक्सप्लोटिव थे, यानी कि एक्सप्लॉइट करते थे वहां के लोगों को। और इसके करते करते यहाँ पे द बैंक देमसेल्फ वर सेलेक्टिवली कैटरिंग द लार्ज इंडस्ट्री। और बैंक क्या करता था, बहुत गिने चुने लोगों को और बिजनेस को ही क्या पैसा देता था। और एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी यहाँ पर कम थी। दिस वाज फॉलोड बाय द 2 ईयर क्रिपिंग द, और यहाँ पर 1965-66 में जहाँ पर कंट्री हैड रिजॉर्टेड टू द हैवी इंपोर्ट ऑफ गुड फूड ग्रेन, जब यहाँ पर बहुत सारा अनाज हमें बाहर से लाना पड़ा और बहुत से बाहर से मदद लेनी पड़ी, तब थोड़ा यहाँ पे सोचने का मौका मिला भाई क्या किया जाए। तो उसी दौरान जब हम बात करते हैं, तो 1969 में आपको पता है 14 नेशनलाइज बैंक फाइनलाइज हुए। और उन्होंने जो 14 बैंक फाइनल किए थे, वो नेशनलाइज किए थे, वो कौन थे, जिनके डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा के थे। और फिर उसके बाद 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया 200 करोड़। तो अब आप एक बात सोचेंगे अगर, कि पहले 50 करोड़ वाले क्यों किए गए, बाद में ये क्यों किया गया? क्योंकि 50 करोड़ वालों को देने के लिए पहले सरकार ने जो पैसा था उतना इकट्ठा किया। फिर जब, क्योंकि नेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर थे उनको जो है
जो इन्वेस्टर थे उनको क्या करना था, वो जो हमारी वो थी, जो इन्वेस्टर थे हमारे, उस इन्वेस्टर को हमें जितना भी पैसा उन्होंने लगा रखा है उस पैसे को क्या करना था, उस पैसे को उनको वापस कहाँ से देती सरकार। तो पहले 50 करोड़ वाले ढूंढे उसने, फिर बाद में 10-11 साल में और पैसा सरकार के पास आ गया, उसने 200 करोड़ वाले भी उठा लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ऐसे बैंक जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ था वो ये वाले थे। ठीक है, और इसमें जो है बाद वाले ये थे। हालांकि इसमें क्या हुआ, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो बाद में पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो गया था, मर्ज हो गया था। ठीक है। और अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 19, ये भी आपका एक चैप्टर में और यूज होगा। जनरल इंश्योरेंस 1972 में बनाया गया। और वो कैसे बनाया गया, वहां हमने देखा था 245 कंपनियों से एलआईसी बना, यहाँ पर क्या है, 55 प्राइवेट कंपनियों से क्या बना, जीआईसी बना। और इसी के साथ इसके जो है चार और कंपनियां थी पब्लिक सेक्टर की जो जीआईसी के कंट्रोल में रही। नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये चार कंपनियां यहाँ पर रही। और उसके बाद 1975 में ये सारा डेवलपमेंट हम एक जगह और पढ़ चुके हैं, जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई थी, हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हुई थी, वहां पर भी हम इनको एक बार देख चुके हैं। जिन्होंने रेगुलर क्लास ली है ये बात उन्हीं को समझ में आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। अभी कुछ दिनों पहले हमारा चैप्टर भी चल रहा था ये। तो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करी तो सबसे पहले सेटअप किया किया गया 1948 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटल किया, स्टेब्लिश किया गया। और उसी के साथ 1958 में 51 में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक्ट आया और उसके तहत क्या था, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इन्होंने बेसिकली वहाँ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को हेल्प करने के लिए एक फाइनेंसिंग करी। ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा था कि 1955 में क्या हुआ, आईसीआईसीआई का गठन हुआ, आईसीआईसीआई बनी। ठीक है, आईसीआईसीआई का काम क्या था, उसका काम था अंडर राइटिंग ऑफ इश्यू ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये था कि जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती थी तो उस आईपीओ को ये गारंटी करते थे, उस आईपीओ को क्या करते थे, गारंटी करते थे। और ये गारंटी जो होती थी इन सॉर्ट ऑफ क्या होती थी, अंडर राइटिंग होती थी। यानी ये कहते थे अगर कोई भी कहता कि 600 करोड़ का आईपीओ लेके आया, तो सपोज कीजिए 580 करोड़ का पब्लिक ने ले लिया, तो 20 करोड़ नहीं लिया तो 20 करोड़ ये शेयर खुद ही खरीदते थे। यानी इनकी जिम्मेदारी होती थी हम आपको 600 करोड़ रुपए ला के देंगे। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पर, चैनलाइजेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू प्राइवेट इंडस्ट्री। यानी कि वर्ल्ड बैंक से प्राइवेट इंडस्ट्रियों को फॉरेन करेंसी के लोन देने में मदद मिली। यहाँ पर इसने, ये किसने काम किया, आईसीआईसीआई ने का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट थे जो आरबीआई के, उनको इंस्टीट्यूशन बनाए गए। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम आरबीआई खुद देख रहा था, उसने एक बैंक बना दिया। फिर उसके बाद नाबार्ड एग्रीकल्चर का काम खुद देखता था, नाबार्ड बना दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पहले खुद ही देख रहा था तो बना दिया। तो ये दोनों तो 1982 में हुए। और नेशनल हाउसिंग बैंक का काम भी खुद देख रहा था तो 1988 में ये बना दिया। ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की बात आई तो यहाँ पर 1990 में सिडबी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो दोस्तों ये जो चार्ट है इसको थोड़ा सा फैक्चुअल उसमें देख लीजिएगा, एक सीक्वेंस में भी देखिएगा। ठीक है, और इसी सिलसिले में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री भी यहाँ पर चालू हुई। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड 1963 में यूटीआई बना। और आगे करते करते इन 1978 यूटीआई वाज डीलिंग फ्रॉम द आरबीआई। पहले आरबीआई की ये जो है आरबीआई के अंडर में फंक्शन कर रहा था, यानी आरबीआई इसको रेगुलेट करती थी। लेकिन 1978 में क्या हुआ, इसको डीलिंक कर दिया गया आरबीआई से, और द आईडीबीआई टुक ओवर द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि यूटीआई जो था, जो यूटीआई 1963 में बना था उसको पूरा आरबीआई देख रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 78 में आरबीआई से हट करके इसका रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास आ गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया। और यूटीआई जो था उसकी पहली स्कीम जो आई थी वो 1964 में आई थी। अब इतनी सारी जब बात हो रही थी तो यहाँ पर इट वाज 1960 दैट फेलियर ऑफ द लक्ष्मी बैंक। तो एक बैंक जो फेल हुआ, फिर उसके बाद पलाई सेंट्रल बैंक फेल हुआ यहाँ पर। ठीक है,
तो फिर क्या हुआ, जब बैंक फेल होते हैं तो पब्लिक को बहुत धक्का लगता है, तो फिर यहाँ पर चर्चा आई किसकी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, डीआईसी का बिल लाया गया है वहां पर, ठीक है। और उसके अलावा डीआई, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, उसने 1 जनवरी 1962 से काम करना शुरू कर दिया। और ये 1 लाख का एवरेज डिपॉजिटर लेता था, लेकिन आजकल ये जो 1 लाख है वो कितना हो गया, 5 लाख हो गया। डीआईसी से जो कवर देता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, 5-5 लाख का कवर देता है। डीआईसीजी जो कवर देता है कितना देता है, 5-5 लाख का कवर देता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें इन क्लासेस में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप थॉरोली सुन रहे हैं तो क्या पता वहां पर क्या पूछ ले। अगर आप थॉरोली सुन रहे हैं तो आपको वहां पर हेल्प मिलने वाली। तो जल्दी से क्वेश्चन जो है बता दीजिए। द सेटिंग ऑफ ए सेंट्रल बैंक नेमली आरबीआई वाज रिकमेंडेड बाय विच कमीशन, जल्दी से बता दीजिए। और आप में से जो लोग रेगुलर हमारे उसमें इनरोल नहीं है, उनको लिंक चैट बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, भैया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो। क्योंकि जितनी भी एग्जाम टाइम की नोटिफिकेशन तभी आएंगे, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए, इसका आंसर जो है हिल्टन यंग कमीशन है, लेकिन मैंने आपको हिल्टन यंग के साथ दो जो है ईयर का भी मामला है इसमें, तो इसमें कौन सा आंसर है, सी इज द करेक्ट है। बल्कि दोनों ऑप्शन एक है, चाहे ए आंसर दीजिए या सी दे दिए, एक ही बात है, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन इन 1935, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल बैंक नेमली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकमेंडेड बाय विच कमीशन, ये तो, चलो इसमें जो है ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ना पढ़िए, आप इसमें से बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ठीक है। ये क्वेश्चन को इस तरह ना पढ़ते हुए, ये जो एबीसीडी हैं, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए। हाँ, उसमें ए एन सी सेम थे तो मैंने दोनों बता दिए थे आपको। इसमें बताइए कौन सा। देखो यहाँ आपको क्या देखना है, कब स्टेब्लिश हुआ, तो यहाँ पर 1874 में हुआ, 1875 में हुआ, 1974 में हुआ। और ये कहाँ का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, इट वाज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा था, सेकंड का आंसर देखिए, ये 1875 में हुआ और एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, गुड। जिन्होंने पुरानी क्लास ली थी उन्हें याद तो आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया कैन बी सेगमेंटेड इन, कितने फेज होते हैं, जल्दी से बताइए। कौन सा फेज इसमें से गड़बड़ वाला है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट लिबरलाइजेशन और पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बताइए। थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर है, तीन सही है। यहाँ पर ये क्या था, 2010 से शुरू था, ठीक है, पोस्ट ग्लोबल वार। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके आंसर दे रखें, तो आंसर ए इज द करेक्ट, यानी 1 2 3 ठीक है। किसमें गलती है, थर्ड वाले में, ठीक है। थर्ड वाला जो है 2010 से था, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5 इनमें से ये जल्दी नीचे वाला ऑप्शन बता दीजिए। ये ईयर के हिसाब से बेसिकली दे रखा है। देखो इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, देखो 1982 में दोनों बने थे, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964, एनएचबी 1988। सिडबी कब बना, सिडबी का बता दीजिए। सिडबी का ईयर लिख दीजिए, अभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिडबी का ईयर लिख दीजिए, सिडबी कब बना। आंसर तो ठीक है, लेकिन सिडबी कब बना ये बताइए।
सिडबी का ईयर है 1990, ठीक है, तो ये गलती है, हाँ ठीक है चलो। यहाँ पर ये सेंसेक्स का एक ग्रोथ चार्ट दे रखा है, इसको भी कोई याद दे रखा है, देखिए ये जो है 1986 में बीएसडी ने लॉन्च किया, पहला इक्विटी इंडेक्स लॉन्च किया जिसका नाम उसने सेंसेक्स रखा। और क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है सेंसेक्स कितने टॉप शेयर पर बेस्ड होता है, तो आप आंसर करेंगे सेंसेक्स जो है टॉप 100 शेयर पे बेस्ड होता है। द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स सिंस इट्स लॉन्च टिल टुडे इटसेल्फ टेस्टिमोनी ऑफ द ग्रोथ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया 1986 में किसी चीज़ की शुरुआत होती है, और 1986 से शुरुआत होते होते आज जो है, अभी तो शायद ये 73,000 या 72,000 पे चल रहा है सेंसेक्स, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए किसी ने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था 2009 के आसपास, तो यहाँ से इतनी ग्रोथ उसे मिल सकती है, ठीक है चलो। थर्ड फेज आया लिबरलाइजेशन का, जो 1991 से हम लोग शुरू करते हैं। थर्ड फेज आया हमारा लिबरलाइजेशन का 1991 से करते हैं। और इस समय की बात कही जाती है कि इस समय जो हमारी ग्रोथ रेट थी कितनी परसेंट थी, 3% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट चल रही थी। और इस समय पर 60 से लेके 80 तक क्या हुआ, एक रैपिड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ विटनेस इन सर्टेन अदर पार्ट, मतलब हम लोग इतना सुस्त चल रहे हैं जबकि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ कोरिया थाईलैंड वगैरह में बहुत ही तेज जो है एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिली थी। और इसी समय पर जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो कहाँ था, मेनली यूएसएसआर या कुछ ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्री में था। यहाँ पर बात आती है कि इनके साथ एक बायलेटरल सिस्टम था, ये जो कंट्रियां थी हमारा वो इंडियन रुपी में क्या है, वो यूज कर लेती थी, सेटल कर लेती थी, ठीक है। एंड हार्ड करेंसी वर नॉट रिक्वायर्ड, इनके साथ करने में हम काम चल जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब यूएसएसआर टूटा, टूटने के बाद बहुत सारी कंट्री बने, तो दीज एक्सपोर्ट मार्केट्स वेंट इनटू डिस एरे एंड इंडियाज एक्सपोर्ट पल्मिनेटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये बहुत सब कुछ टूट आ गया अलग अलग चीज, तो बहुत परेशानियां हुई। तो एक्सपोर्ट मार्केट इन यूएस एंड यूरोप हैड नॉट बीन टैप टू एनी सिग्निफिकेंट लार्ज एक्सटेंट बाय द इंडियन। इंडियन एक्सपोर्टर जो है इस मार्केट को क्या नहीं टैप कर पाए, दिस लेड टू द सीवियर डिक्लाइन। और इससे क्या हुआ, हमारा जो एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया। ये बात हो रही 1991 के बाद, ठीक है। और क्या ऐसी चीज थी जिससे लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, क्या ऐसी चीज थी जिससे लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तो सबसे पहली बात है कि इंडिया का जो लार्ज कंपोनेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो क्या था, क्रूड ऑयल था। आज भी है हालांकि ये, ठीक है। और 1990 में जो हमारा इराक वाला जो यूएस इराक वाला हुआ था, तो वहां पे प्राइस जो थे यूएसडी $15 से लेके एकदम बढ़ के 33 हो गए। दिस शार्पली जैक द, और इससे क्या हुआ, हमारी इंपोर्ट जो है वो क्या होने लगी, पेमेंट जो है बहुत क्राइसिस आ गया हमको। तो अभी आपने देखा होगा आजकल न्यूज चल रही 100 टन सोना, 100 टन सोने की बात चल रही ना, गोल्ड की, वो लाया गया इंडिया, लाया गया इंडिया। तो ये 1991 का ही दौर था जिस समय हमने जब कर्जा लेना पड़ा था, हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो लेना पड़ा वो ये था, ठीक है। ट्रिपल whammy of factors just describe the push in India to bring in the bankruptcy and तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास केवल 3 हफ्ते का ही इंपोर्ट के लिए पैसा था। तो जब पैसा नहीं था तो क्या करा, गोल्ड देके हम लोगों ने क्या लिया, फिर बाद में डॉलर्स वहां पर लिए, जो अभी इतने साल बाद वो गोल्ड वापस लाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंडिया की जो अपनी करेंसी थी वो उसको क्या करा, डीवैल्यूड करा। अब जरा इस बात को सुनिएगा कि डीवैल्यूड करने से क्या फायदे होते हैं। डीवैल्यूड करने से किसी भी कंट्री का क्या बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि चाइना क्या करता है, चाइना जो है अपने करेंसी को हमेशा कम रेट पे रखता है जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है। क्योंकि कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट कहीं से कुछ उठाती है तो वहां से उठाएगी जहां उसे 100 रुपए में जहां ज्यादा सामान मिलेगा, और ज्यादा सामान वहां मिलेगा जहां उसकी करेंसी जो है मजबूत होती है, ठीक है। तो दूसरी कंट्री क्या करती है, सामने वाली अपनी करेंसी को वो कर देती है, ठीक है। फॉलोड बाई अनदर 11% ऑन 3 जुलाई 1991। इंडिया वॉज ऑल्सो फोर्स टू अप्रोच द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ फॉर द इमरजेंसी लोन। तो वहां पर क्या हुआ,
1991 में यहाँ जो हम बता रहे थे क्या है, प्लेज 67 टन ऑफ फिजिकल गोल्ड। जो कहानी है वो बिल्कुल इससे करेक्टेड है आजकल की, आपको याद रह पाएगी कि 100 टन का जो सोना जो वापस ला रहे, तो 67 टन वहां रखा था, फिर बाद में भी रखा होगा, ठीक है। तो आईएमएफ लोन जो है उसकी जो कंडीशन थी विद स्टिफ कंडीशनैलिटीज, वन ऑफ विच वाज द कंट्री हैड टू लिबरलाइज इकोनॉमी। तो आईएमएफ कहता है अगर आप लोन हमसे लेना चाहते हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को क्या करें, लिबरल करें। तो ये क्वेश्चन यही है कि व्हाट ट्रिगर लिबरलाइज। तो जब क्राइसिस हो गया था इतना ज्यादा, तो क्राइसिस होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, ये काम करना पड़ा था, ठीक है। इसीलिए हमने अपनी कंट्री को लिबरलाइजेशन किया था। One of the path-breaking financial sector to reform the were brought in the was direct result of the recommendation of नरसिम्हन कमेटी। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की जब भी बात आती है तो नरसिम्हन साहब का नाम जरूर आता है। और यहाँ पे एम नरसिम्हन थे जो गवर्नर थे आरबीआई के। उन्होंने दो कमेटी और टू कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दो कमेटी की थी। उसमें क्या क्या था, उनकी दो रिकमेंडेशन थी, 1 और 2, नरसिम्हन कमेटी की 1 और नरसिम्हन कमेटी की सेकंड रिकमेंडेशन, ठीक है। तो पहली रिकमेंडेशन में क्या है यहाँ पर, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं इसका एक बार मैं बता दूं कि आप लोग कुछ भी हवा हवा ना लें। हम जो भी कर रहे हैं आपके सिलेबस से करा रहे हैं, आपकी बुक में ये चीजें लिखी हुई हैं, और एग्जाम जो आईआईबी पूछेगा तो वहीं से वो एग्जाम भी पूछेगा। तो हम मॉड्यूल सी का एक चैप्टर लेके चल रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारा सिनेरियो जो है मॉड्यूल डी का इसी में समाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नरसिम्हा कमेटी 1 की आई तो उसने कहा कि कुछ रिकमेंडेशन दी। पहली उसने कहा है कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है 4 टायर हायरार्की का रखा जाए, विद 3 to 4 लार्ज बैंक रखा जाए इंक्लूडिंग एसबीआई टॉप में, और एट बॉटम रूरल बैंक और एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाले रखे जाएं, यानी कि 4 टायर हायरार्की को बनाने की बात की। द सुपरवाइजरी फंक्शंस ओवर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी असाइंड क्वासी ऑटोनोमस। अब क्वासी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, क्वासी का मतलब होता है आधा, क्वासी का मतलब होता है आधा। तो उसने बोला हुआ है कि जो सुपरवाइजरी फंक्शन है बैंकों के ऊपर और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उनको क्वासी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द स्पॉन्सर्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने कहा इस पे जो है नियंत्रण जो है आधा नियंत्रण आरबीआई का, आधा उनके बोर्ड का रहेगा। फेज रिडक्शन एसएलआर को कम किया गया। कैपिटल एडिक्वेसी को जो है अचीवमेंट करने की बात की गई, भैया किसी तरह 8 करो, तो अब तो यह 9 हो गई है। 9 के बाद भी 9 में 2.5% और ऐड हो गया, यानी कि आजकल कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो 11.5% हो रही है, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंस पॉलिसी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर क्या हुए, डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट का भी हुआ। और उसके अलावा एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया गया जिससे पुराने जो स्ट्रेस लोन थे पोर्टफोलियो के उनको क्या करा जाए, टेक ओवर करके थोड़ा ठीक ठाक किया जाए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि लिस्टेड रिकमेंडेशन के अलावा कमिटी वन ने क्या करा, फॉलोइंग मेजर्स ली। अब देखो, जब उन्होंने रिकमेंडेशन दी, रिकमेंडेशन में गवर्नमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट किया, क्या काम किया, उन्होंने कहा भैया जो ये हमारी एसएलआर है, एसएलआर जो हमारी 38 पॉइंट समथिंग इतनी थी उसको ला के 25 किया, और आज की तारीख में इसको कहाँ पे रोका हुआ है, 18% पर रोका हुआ है। ऐसी सीआरआर जो है उसको डाउन करके करा गया, और आज की तारीख में ये 15% सीआरआर होती थी उसको 4.5। क्यों, क्योंकि इनसे क्या हुआ इतना, यानी कि केवल अभी जो है ये 22.5% का ब्लॉकेज है। पहले ये ब्लॉकेज 15 का, ये 38 का, ये अगर आप देखें तो लगभग 54% तो बैंक लोन दे ही नहीं सकते थे। 54% रिजर्व के नाम पे ब्लॉक हो जाता था। बात करते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स की। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो ये इंट्रोड्यूस की गई, इसमें क्या गया, क्या क्या इंक्लूड किया, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स इंक्लूड क्या, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, classification of asset and provision for bad debt so as to ensure the books of the bank reflect the accurate and correct financial position। तो उन्होंने कहा कि आपनी जो है, उन्होंने कहा कि अपनी एडिक्वेस जो आपकी इनकम है उसको प्रॉपरली क्या किया जाए, डिस्क्लोज किया जाए, और एसेट को प्रॉपर क्लासिफाई किया जाए, उनको प्रोविजन किया जाए, ठीक है। और बैंक की जो बुक्स हैं वो बहुत एक्यूरेट और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट
करे। ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स की अगर हम बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, जो 8% है, जिसको मैंने बताया हमारे इंडिया में भी 9% है, 9 के बाद भी एक CCF नाम का कंपोनेंट जोड़ दिया जो कि 2.5% है। तो इंडिया में अगर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स की बात करें तो आज की तारीख में 11.5% मेंटेन करना पड़ता है। उसके अलावा डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब नरसिम्हन साहब ने, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी तो इतने काम किए गए। तो डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट का मतलब है बैंक अपने आप ही इसको जो है डिसाइड करेंगे कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है। और ये कौन से 1992 से जो डिपॉजिट और एडवांस दोनों के रेट डी रेगुलेट कर दिए गए। 5 नंबर, रिकवरी ऑफ डेट। रिकवरी ऑफ डेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रिकवरी ऑफ डेट। तो यहाँ पे आपने सुना हो DRT एक्ट बोलते हैं, हालांकि इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है अब। तो डीआरटी एक्ट जो है यहाँ पर 1993 में आया। ठीक है। फिर उसके बाद नए प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात हुई तो आपने देखा होगी 1994 में ICICI और HDFC बैंक आ गए। तो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पर आए। और क्या हुआ इसमें, जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक आर अलाउड टू रेज कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अप टू कितने, 20%। तो यहाँ पर 20% था और NRI से कितना, 40% इनको किया गया। तो उससे क्या हुआ, प्राइवेट बैंकों का यहाँ पे पैसा लगने लगा। ठीक है। एसेस एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, तो जो बैंकिंग कंपनी थी वाज अमेंडेड द ऑर्डर टू एनेबल द बैंक रेज कैपिटल थ्रू, यानी बैंक भी अपना पैसा IPO के थ्रू ला सकती है। यानी कि बैंक क्या करेगी, IPO ला करके पब्लिक से पैसा लेके अपना कारोबार बढ़ा सकती है। और उसमें द होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नॉट फॉल बिलो 51% ऑफ द पेमेंट। तो जो जितने भी हमारे बैंक थे, तो बैंकों में पब्लिक इशू लाया गया, और लेकिन इसमें क्या है, 51% तक की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। 51% तक की वो हिस्सेदारी अपने पास रखी उसने। ठीक है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, ये जो हमें पॉइंट पढ़े हैं नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद RBI के लिए हुए एक्शंस हैं। तो क्वेश्चन में जब आएगा तो उसमें आ जाए कौन सा नहीं था, कौन सा था, या इनमें से फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन से क्या फर्क पड़ा, क्या फायदे हुए, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वो बनाया जा सकता है। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि ओपन न्यू ब्रांचेस के लिए क्या कर दिया गया, फ्रीडम दे दी गई, भाई जाओ खोलो ब्रांचेस जहां कितनी खोलनी है। ठीक है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया भी रखा हुआ है, बैंक आर आल्सो परमिटेड टू क्लोज नॉन वेरिएबल ब्रांचेस, नॉन वाइबल ब्रांचेस इन सेंटर अदर देन दोज ऑफ द रूरल। तो उन्होंने कहा जो सिटी में अगर आपकी कोई नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांच है उसे बंद कर दो, लेकिन रूरल वाली के लिए ये बात नहीं लागू करी गई। ठीक है। लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आए, लोकल एरिया बैंक। यहाँ पर क्या हुआ, RBI हैड इशूड गाइडलाइन फॉर द सेटिंग ऑफ लोकल एरिया बैंक से, और उन्होंने कहा 7 जो है लोकल एरिया बैंक प्राइवेट सेक्टर के वहां पर खोले गए, जिन्होंने रूरल सेविंग्स को चैनलाइज किया इन्वेस्टमेंट में, और वहां पर जो भी लोकल एरिया था वहां पर। ठीक है। उसके बाद आती है बात सुपरविजन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो जो है इसी रिकमेंडेशन से जो है एक बना बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बना। इसने क्या करा, ये एडवाइजरी काउंसिल बना करके इन्होंने बैंकों के सुपरविजन को स्ट्रेंथन करने की बात की। 1993 में RBI ने क्या किया, न्यू डिपार्टमेंट खोला जिसका नाम DOS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है। वो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, कहाँ पे, सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक के लिए इंडिपेंडेंट यूनिट वो होती है। ठीक है। ये सारी हमारी 1991 की रिकमेंडेशन पे बात है। फ्रीडम ऑपरेशन हो गया, ये हो गया। अब दोस्तों देखो, एक 1998 में एक और रिकमेंडेशन आई नरसिम्हन साहब की। पहली वाली आई थी 1991 में, और दूसरी वाली आई है 1998 में। इन्होंने क्या करा, इसको बेटर नोन एज कमेटी ऑन बैंकिंग, यानी कि इन्होंने सारा ध्यान कहाँ लगा दिया, बैंकिंग के सुधार पर लगा दिया। तो नरसिम्हन कमेटी जो सेकंड थी, बैंकिंग के सुधार के बारे में इन्होंने बात करी। इन्होंने फोकस किया किस बात पे, कि फोकस वेरियस एरिया, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी पे बात करी, बैंकों के मर्जर की बात करी, बैंकों के कानूनों की बात करी, और इन्होंने रिपोर्ट अपनी दे दी, और उसके साथ रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन में बोला हुआ स्ट्रेंथनिंग द बैंक इन इंडिया। अब स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है, उन्होंने कहा कमेटी कंसीडर द स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के
कॉन्टेक्स्ट में बैंकों को क्या होना है, स्ट्रेंथ होनी है। इट postulated द इंडियन बैंक मस्ट बी कैपेबल हैंडलिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग डोमेस्टिक लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और लाइट ऑफ द कन्वर्टिट। तो उसने कहा कि जो हमारी लिक्विडिटी की बात है और जो हमारे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट की बात है, तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कैपेबल होना चाहिए बैंक। ठीक है, और इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग द मर्जर ऑफ द स्ट्रॉन्ग बैंक विच कुड हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री। ठीक है। नैरो बैंकिंग की बात पे उन्होंने, नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। उसने नैरो बैंकिंग की क्या बात करी, उसने कहा फॉर सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज बैंक इट रिकमेंड द नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट वेयर बाय द वीक बैंक वुड बी अलाउड टू प्लेस देयर फंड ओनली द शॉर्ट टर्म रिस्क। यानी कि अगर आपको अपने रिस्क कम करने हैं, उन्होंने कहा जो भी कमजोर बैंक हैं उनको सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि वो अपने फंडों को केवल शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री एसेट में ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और इसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग नैरो बैंकिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो बैंक रिस्क नहीं ले रहा, वो बैंक ऐसी जगह पैसा जमा कर रहा है जहां उसको एक सर्टेन टाइप का लो रिस्क में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है मिल जाए, और इसको बैंकिंग की टर्म में नैरो बैंकिंग कहा जाता है। क्योंकि ये एक अच्छा फिनोमिना नहीं माना जाता है कि बैंक जो है नैरो बैंकिंग करे। ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दूसरा नाम आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का। तो बैंकों के लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी जो नॉर्म्स है वो 9% वाले लगाए गए। ठीक है। बैंकों की ओनरशिप के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द बैंक ऑटोनोमी डिड नॉट गो टू हैंड thus the it recommended review the functioning board of bank as to enable to the adopt professional corporate। तो इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट के जो कंट्रोल था उसको हटा करके बैंकों को क्या दी जाए, ऑटोनोमी दी जाए। और बैंकों को ऑटोनोमी देने के लिए उन्होंने जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको जो है प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के तहत उनको उनकी उनकी फंक्शनिंग को जो है ज्यादा स्ट्रांग किया। ठीक है। बैंकिंग लॉ में जो है सुधार किए गए यहाँ पर जो है, आरबीआई एक्ट में, बीआर एक्ट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक नेशनलाइज एक्ट में, इनमें क्या किए गए, उनमें जो जरूरी थे वहां पे एंड अमेंडिंग मेजर लॉज इनको रिव्यू किया गया और सुधार किए गए। ठीक है। उसके अलावा द कमेटी ऑल्सो रिकमेंड फास्टर कंप्यूटराइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, डीपोलिटिसाइजिंग ऑफ बैंक और प्रोफेशनलिज्म इन द बैंकिंग रिव्यू बैंक। तो ये सब वहाँ पे काम इस रिकमेंडेशन ने दिए थे। ठीक है। ये सारे काम एक रिकमेंडेशन ने दिए थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब लिबरलाइजेशन की बात आई तो अदर स्टेप टेकन फॉर द लिबरलाइजेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर में, यहाँ पर एक जो लिबरलाइजेशन पीरियड था वो 91 से लेकर के 2010 तक का पीरियड था, जहां पर क्या किया गया, जब लिबरलाइज करेंगे तो और लोग भी काम में आएंगे। तो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, अभी कुछ दिनों पहले हमने 3-4 दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का जो चैप्टर था। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, क्रिसिल, और इकरा और केयर, इन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज की बात आई यहाँ पे, एनएससी और ओसीटी ओटीसी, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखो, एक तो एनएससी और ये स्टेब्लिश किए गए। एनएससी इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, यहाँ पर 1992 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो है एनएससी ने क्या है ऑफर करी लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटरीज एक्ट आई, हमने देखा था हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरी काम करती है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। इसका 1996 में एक डिपॉजिटरी एक्ट लेके आया गया। और आजकल की अगर बात करें तो डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी लगभग 99% सिक्योरिटी का हो चुका है। ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट की। कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट की बात आती है तो यहाँ पर पहले जो सेटलमेंट साइकिल हुआ करता था वो 14 दिन होता था स्पेसिफाइड स्क्रिप्ट के लिए, और सामान्य स्क्रिप्ट के लिए वो 30 दिन हुआ करता था। उसको घटाते घटाते कहाँ T+5, T+2, 3, T+2, और अभी ये कहानी पहुंच गई है T+ कहाँ पर 1 पर पहुंच चुकी है। और इसको कुछ ही दिनों में या कुछ रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग T+0 पे लाने की, यानी कि जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उसके एक दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। T+0 का मतलब है उसके सेम डे में पैसा मिल जाएगा। पहले यही पैसा आपको 14 दिन बाद या
नॉर्मल केस में 30 दिन बाद मिला करता था। तो ये कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए भी बहुत सारे रूल्स आए 1992 में यहाँ पर, अंडर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी कि वो बहुत सा पैसा ला के यहाँ पे जो लगाते हैं एफआईआई, उनके रूल्स रेगुलेशन में यहाँ पे बात आई, ठीक है। Allowed the participate the public issue the debt and equities within the sectoral limits set out for equity and the overall limit fixed for the debt instrument। तो यहाँ पर और अगर बात करेंगे 1990 के बाद है जो जो हमारे जो प्राइमरी डीलर का नाम हमने सुना है वह, ठीक है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का आया। तो ये इंस्टीट्यूशन भी क्या हुए, सर्व एज मार्केट मेकर एंड गो डीप इन टू द बॉन्ड एंड गवर्नमेंट, यानी कि जो बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मार्केट है उसमें गहराई तक गए। कौन लोग गए, ये जो पीडी हैं और जो म्यूचुअल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, इनको बोलते हैं मार्केट मेकर। मार्केट मेकर का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट की है जैसे सिक्योरिटी होती है उनकी वैल्यू को एसरटेन करना, उसकी वैल्यू उसकी प्राइस को बताना, ठीक है। यहाँ बात करते हैं लिबरलाइजेशन के लिए अदर सेक्टर पे बात करते हैं। तो इसने क्या करा, इसने कहा there has to be coordinated development in other sector as well as order of the nation accordingly in case of India sweeping reforms were also witnessed in the following area। तो क्या क्या किया गया, देखो कौन सी चीजें, उन्होंने कहा बहुत सारे सुधार किए गए, किसमें, इंपोर्ट डी लाइसेंस किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई, प्रोडक्शन लाइसेंसिंग डन अवे विद, यानी प्रोडक्शन लाइसेंसिंग हटा दी गई, लाइसेंस राज हटा दिया गया, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, फिस्कल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, एक्सचेंज रेट अनपैक्ड हुए, और फॉरेन एक्सचेंज के फेमा आया, एफडीआई के नॉर्म सिलेक्ट किए गए, और डिस इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक एंटरप्राइज, ये सारे सुधार किए गए। ठीक है, इतने सारे यहाँ पर सुधार और किए गए। अब बात आती है दोस्तों, जो फेज 4 आया है यहाँ पे कौन आ गया, फेज 4 जो सबसे करंट वाला फेज। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-8 में, ठीक है, और वो 1930 के बाद दूसरा था समझ लो। तो उसके बाद जब ये सब कुछ आया तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, और यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े जो बैंक थे वहां पर डूब गए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि क्राइसिस फोर्स द इंसॉल्वेंसी ऑफ मैनी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उससे क्या हुआ, वहाँ का इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन जो है बहुत सारे कोलैप्स हो गए थे। और खासकर से वो क्या था, उन्होंने कहा कि विच हैड नथिंग टू डू, मतलब कुछ तो मॉर्गेज वाले थे और कुछ ऐसे भी थे जो जिनका इनसे कोई मतलब नहीं हुआ करता, जिनसे उनसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि प्रॉब्लम तो मॉर्गेज मार्केट में हुई थी, लेकिन उसका प्रभाव जो पड़ा था वो नॉन जो मॉर्गेज मार्केट थी उनसे उनका कोई लेना देना था, लेकिन वो भी इस चपेट में वहां पर आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें भी थी ऐसे, जैसे क्या हुआ वहाँ पे, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में यहाँ पे अटैक हुआ था, ठीक है। कुछ और बातें भी थी जो जो क्राइसिस के से लिंक थी। और क्या हुआ, लोन टू कंज्यूमर बिकम स्टीप हो गए, और लीडिंग टू ह्यूज डिमांड ऑन द मॉर्गेज लोन की मांग खूब हो गई वहां पे। इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज होम लोन पोर्टफोलियो सो दैट एसेट कैन बी मूव्ड आउट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। और उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट ऑफ द सिक्योरिटाइज एसेट बीइंग हायर, इन्वेस्टर इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टर बाय द सिक्योरिटाइज प्रोडक्ट खरीदने लग गए। बैंक प्लस विद द फंड एंड मोर बोरोवर एंड स्टार्ट फाइनेंसिंग सब प्राइम है। यानी कि जब पैसा, देखो जब पैसा बैंकों के पास ज्यादा आता है तो बैंक क्या करते हैं, ज्यादा लोन भी देना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने क्या करा, स्टार्ट फाइनेंसिंग सब प्राइम बोरोवर। सब प्राइम बोरोवर का मतलब होता है स्पेशल, एक कैटेगरी बना ली उन्होंने, किसी स्पेशल कैटेगरी के जो बोरोवर थे
किसी स्पेशल कैटेगरी के जो बोरोवर थे उनके साथ उन्होंने ज्यादा ढील देनी बरतनी शुरू कर दी। इंटरेस्ट रेट राइजेज एंड सब प्राइम बोरोवर स्टार्टेड डिफॉल्ट, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट राइज हुए तो उन्हीं सब प्राइम बोरोवर ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, यानी कि एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, वहां पे सारे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ गई। इन्वेस्टर रन अप ए ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ द प्राइस क्रैश, सम लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक फेल एंड द क्राइसिस स्प्रेड अक्रॉस, और ये सब चीजें जो है दुनिया में फिर देखने को मिलने लगी। जो क्राइसिस था, ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो देखने को मिला। और इसी के सिलसिले में ये जो सारी बातें हुई, तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने भी देखा भाई ये चीज बड़ी दिक्कत वाली, तो उसने कहा नंबर ऑफ क्विक मेजर्स उसने अडॉप्ट किए, जिससे क्या है हम लोग अपने रिस्क को कर पाए। क्या करा उसने, सबसे पहले उसने कहा जो पॉलिसी का जो रेपो रेट है एलएएफ में, वो 9% जो हुआ करता था उसको डाउन करके यहाँ तक ले आए। दूसरा, रिवर्स रेपो जो 6% था उसको डाउन करके यहाँ पर ले आए। सीआरआर 9 से 5 हो गया, एसएलआर 24, तो आज की अगर तारीख में देखें तो ये इतना हो गया है, और ये हमारा 18% हो गया है। ठीक है, और रेजिंग द इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन द नॉन रेजिडेंट रिपेट्रेबल डिपॉजिट टू अट्रैक्ट द, तो इन्होंने कहा कि जितने एनआरआई के डिपॉजिट अकाउंट थे उसमें क्या करा कि इंटरेस्ट रेट की सीलिंग बढ़ा दी। जैसे पहले मान लिया आरबीआई ने कहा था भाई एनआरआई को आप 5% से ज्यादा का ब्याज नहीं देंगे, तो अब आरबीआई ने कह दिया आप 7% का दे देंगे, तो बैंकों ने रेट बढ़ाए, तो वहां बाहर से क्या है एनआरआई के फंड फिर यहाँ पर इंडिया में आने शुरू हो गए। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो भी हम बैंक दे रहे थे, सीलिंग रेट जो था उसका कितना रहा, जो भी लिबोर का रेट चल रहा उसमें 350 पॉइंट बेसिस ऐड करने की बात हुई। ठीक है, इंक्रीजिंग द सीलिंग रेट ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग एंड फॉरेन करेंसी ट्रेड क्रेडिट, जिसको बायर्स क्रेडिट मैंने समझाया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, यानी कि बाहर से विदेश से कमर्शियल बोरोविंग लेने की सीलिंग को भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, एक्सटेंडिंग टाइम पीरियड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का टाइम 6 महीने रखा था, 6 महीने से बढ़ा के 12 महीने कर दिया गया। बैंक्स वर परमिटेड टू रीस्ट्रक्चर स्ट्रेस अकाउंट, जो भी स्ट्रेस अकाउंट यानी खराब अकाउंट थे उनको रीस्ट्रक्चर करने की बात कही थी, एज ऑन टाइम विदाउट क्लासिफाइंग द रीस्ट्रक्चर अकाउंट एनपीए ऑल सेक्टर अपार्ट फ्रॉम द एक्सपोजर कैपिटल मार्केट एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट। तो उसने कहा कि चाहे आप, उसने कहा एनपीए हो या ना हो, उसके बिना भी आप क्या करें उन अकाउंटों को रीस्ट्रक्चर, तो उन्होंने कहा विदाउट क्लासिफाइंग द रीस्ट्रक्चर अकाउंट एज एनपीए। अगर मान लिया आपने कोई एनपीए अकाउंट को रीस्ट्रक्चर करा, रीस्ट्रक्चर कर दिया, तो रीस्ट्रक्चर अकाउंट को आप एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसी रेगुलेशंस निकाली गई। ठीक है, फिर बात आती है बहुत सारे अनफॉर्चुनेटेड टर्न अप हुए जो अनसस्टेनेबल थे। उसमें क्या करा, तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का फेज था तो उसमें कई सारे सुधार किए गए। उसने कहा कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर एंड गिविंग एक्स्ट्रा टीथ टू डील विद द एनपीए, एनपीए को डील करने के लिए और पावर दी गई बैंकों को, एज वेल एज मेजर्स विच प्रमोट मूविंग द फाइनेंशियल सेक्टर टू अंडरगो ए पैराडाइम चेंज बाय हार्नेसिंग न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है फिनटेक कंपनियों का आवागमन हुआ, आना हुआ उनका। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर जेम ट्रिनिटी यानी कि जन धन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को लिंक करना, ये बातें जो है करी गई। ठीक है, ये हम लोग, मैं फिर बता दूं हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं पूरा, उसमें क्या क्या कब कब सुधार हुए, और अभी हम कौन से फेज पे, फोर्थ फेज पे चल रहे हैं। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, फोर्थ फेज पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ डिफरेंट बैंक, नेमली अब ये पेमेंट बैंक आए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आए, फिर नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन आई ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, लो इनकम हाउस होल्ड के लिए आई, तो यहाँ पर नचिकेत मोर कमेटी आई। फिर यहाँ पर पीजे नायक कमेटी आई, जिसको हम लोग, तो पीजे नायक कमेटी ने क्या कहा, जो गवर्नेंस बोर्ड ऑफ द बैंक का बोर्ड होता है उसमें रिव्यू करने की बात करी। ठीक है,
तो रिव्यू द गवर्नेंस ऑफ, जिससे बैंकों के कार्यकलाप क्या हो सके, सही हो सके, ठीक है। द कमेटी विच वाज चेयर्ड बाय द पीजे नायक, द फॉर्मर चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक लिमिटेड। कौन? जो जो पीजे नायक थे वो क्या एक्सिस बैंक लिमिटेड के सीईओ थे, और उनको जो है इस कमेटी का क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। क्या करा उन्होंने? वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैंक बोर्ड, उन्होंने करा कि जो स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफिकेशन पॉलिसी लीगल एक्सेट्रा एंड टू सजेस्ट द मेजर टू बी। उन्होंने कहा जो बैंक का बोर्ड होगा उनके बारे में, उनके स्पेसिफिकेशन, उनकी पॉलिसी, उनके लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई। उन्होंने कहा एग्जामिनिंग द वर्किंग ऑफ बैंक बोर्ड एंड इशू द स्ट्रेटेजी ग्रोथ गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि बैंकों में स्ट्रेटेजी ग्रोथ कैसे करेंगे, गवर्नेंस कैसी है, रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम किया गया। टू रिव्यू द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द बैंक, तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है कि उसमें बैंक में ओनरशिप क्या है गवर्नमेंट की, उसको देखा गया। टू एनालाइज द वर्क कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस इन द बैंक बोर्ड, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके आपसी हितों में टकराव ना हो, एंड मेक सजेशंस टुवर्ड द सेम, और इससे संबंधित सजेशन दिए गए। जो लोग भी क्लास देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस स्पीड से भी कोई चीज कवर कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 7-8 दिन तक याद रहे और आपके आने वाले क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे से ना फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, यानी कि जो भी डायरेक्टर होंगे वो उनका एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को ही लोगों को डायरेक्टर बनाया जाएगा। टू एग्जामिन द बोर्ड कंपनसेशन गाइडलाइंस पे, तो यहाँ पर पीजे नायक कमेटी ने बेसिकली बैंक के बोर्डों को सुधार करने की बात यहाँ पर की, ठीक है। उसके बाद एक ये आता है यहाँ पर ईज, एनहेंस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस, यानी कि जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो लोग बहुत अच्छा काम करें, उनकी परफॉर्मेंस को कैलिब्रेट करा जाएगा, और हेल्दी कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन अमंग दीज बैंक करने की बात की गई। उसके बाद जो है अभी अब हाल में सुना 27 बैंक से 12 बैंक हो गए। उसके बाद आईबीसी कोड आया 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया। उसके बाद एनएफआईडी यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात हुई एज द अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद टेकिंग स्टेप टू सेट अप द नेशनल एसेट, तो यहाँ पे एनएआरसीएल जिसका नाम हमारा बैड बैंक है वो देखा हमने, उसका सेटअप किया गया, और उसने क्या किया कि 2 लाख करोड़, यानी कि 2 लाख करोड़ के एसेट, और 2 लाख करोड़ के एसेट का मतलब होता है, इसके लिए थोड़ी सी बात आप यहाँ सुन लेंगे। तो ये बैड बैंक है, इसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसीएल है। ये क्या करती है बेसिकली, ये किसी भी बैंक के बैड लोन को उठाती है, और बैड लोन को जब उठाती है, मान लिया 800 करोड़ का लोन कहीं से उठाना है, तो उसको 15% तो इमीडिएट दे देती है, 85% का उसको बैंक को क्या देती है, सिक्योरिटी देती है, यानी कि एक सर्टिफिकेट बना के देती है कि भैया लो मैंने आपका लोन उठा लिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 लाख करोड़, तो इसने टारगेट कितने का किया, 2 लाख करोड़ का, तो 2 लाख करोड़ का 15% कितना हो जाएगा, लगभग 30,000 करोड़, कितना हो जाएगा, 30,000 करोड़। तो हमने देखा था कि जो ये बैड बैंक बना था इसको इनिशियल जो फंडिंग दी गई थी शायद 30,600 करोड़ दी गई थी, कितनी गई थी 30,600। क्यों दी गई थी कि 30,000 से तो आप 2 लाख करोड़ के लोन उठाओगे, और 600 करोड़ से आप अपनी बिल्डिंग, भवन, ट्रेनिंग वगैरह स्टाफ का रिक्रूटमेंट करने का काम करेंगे। उसके अलावा क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या है, कोऑपरेटिव बैंकों को भी थोड़ा कंट्रोल में लाया गया, और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस था वो 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया। उसके अलावा यूपीआई आरटीजीएस सिस्टम में सुधार किए। एफडीआई लिमिट जो थी वहाँ पे 49% से कहाँ पहुँचा दी गई, 74% की गई, और एलआईसी का भी जो है आईपीओ लाने की बात हो गई। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर की तरह देखें अगर हम सारे बैंकों का, तो यहाँ पर आपको एक क्विक रैपअप मिल सकता है। क्या है, आरबीआई के अंडर में 3 तरह के बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है, और कोऑपरेटिव बैंक है। कॉमर्शियल बैंक में बात करेंगे तो शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक में बात करें तो फॉरेन बैंक है, इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक में बात करें तो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक्स हैं। तो ये स्केलेटन था, स्ट्रक्चर था। चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन के आंसर कर दीजिए, जल्दी से इसके क्वेश्चन के आंसर कर दीजिए। कौन सी इसकी
रिकमेंडेशन करेक्ट नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी कौन सी रिकमेंडेशन करेक्ट नहीं है? ये जितने चैप्टर हैं, जो अगर आप एक बार राउंड ले लेंगे तो आपको काफ़ी जो है इसमें राहत महसूस होगी, आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी राहत महसूस होने वाली है, ठीक है। चलिए जी, आंसर करिए, कौन सा आप आंसर कर रहे हैं। तो जब हमारी बात आ रही थी तो हमने इसको सबको देखा था। उसने कहा कि जो सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी असाइंड टू ए क्वासी ऑटोनोमस बॉडी, क्या करा जाएगा उसको? क्वासी ऑटोनोमस बॉडी की तरह देखा जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है कि नॉट करेक्ट। क्या बोला हुआ है? नॉट करेक्ट। द सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी असाइंड टू बी ए क्वासी ऑटोनोमस बॉडी स्पॉन्सर्ड बाय बैंक। तो ये वाली उसकी रिकमेंडेशन नहीं थी, जबकि टायर वाली रिकमेंडेशन हमने देखी थी, और एसएलआर को रिड्यूस करने की बात थी, और कैपिटल एडिक्वेसी 8% अचीव करने की बात थी। तो दूसरा वाला पॉइंट नहीं था। सबने डी क्यों आंसर दे रखा है? डी आंसर नहीं होगा भैया। फर्स्ट का डी आंसर क्यों होगा? द सुपरवाइजरी functions over banks and financial institution to be assigned to a quasi autonomous body sponsored by the आरबीआई। ठीक है, ये सारी तो रिकमेंडेशन थी ना नरसिम्हा कमेटी की, ये तीन थी। बी नहीं होगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो आपने सब देख लिया है कि इसमें से कौन इनफॉर्मल का पार्ट नहीं है। तो बहुत आसान सा है इसका आंसर। कौन से महाजन, सॉरी, म्यूचुअल फंड जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट नहीं है, ठीक है। नॉट ए फॉर्मल सिस्टम, इसमें से बताओ कौन सा फॉर्मल नहीं है? बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, क्या है ये सारे? फॉर्मल है। तो क्या इसका मतलब होगा? एसोसिएशन जो है नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमने देखा था, बताओ। अभी एक दूसरी तरह से क्वेश्चन आया था कि फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट के लिए बताओ। आकाशदीप जी आप पूछ रहे हैं ना कि आपने जो है सी और डी कंप्लीट कर लिया है, आई शुड प्रिपेयर ए एंड बी मॉड्यूल। अगर आप कर रहे हैं तो पहले बी मॉड्यूल से शुरू करिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो बी मॉड्यूल से शुरू करिएगा, क्योंकि बी मॉड्यूल आपको इकोनॉमिक्स समझाएगी। अगर बी कर लेंगे तो बी के बाद ए वाला जो है काफी कॉमन है, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप बी कर लीजिए, बी से काफी क्वेश्चन आएगा, बी जो है इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ठीक है। चलो, which is a phase of the development of financial system was focused on the setting of development। बताइए कौन से फेज में डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप की बात की गई? इसका आंसर है फेज 2 में की गई थी। फेज 2 में जो है ये बात की गई थी, ठीक है। चलो,
चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने जो है मॉड्यूल सी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर किया। मॉड्यूल सी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर किया, जिसको हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से जाना। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अभी आपने देखा जर्नी जो हमने ये 1.5 घंटे की क्लास ली, इसमें बता दिया स्टार्टिंग कैसे हुई थी, फिर क्या हुआ था, कौन कौन से नए डेवलपमेंट आई, कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आई, और लगभग एक ओवरव्यू पूरा इस चैप्टर से आपको मिला। अब इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स यूज करे गए थे, अगर वो सारे टर्म्स आपको आते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से क्लियर हो सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रख के हमने बात करी है। 1.5 घंटे में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका चैप्टर कवर किया है। उसके आगे भी हम चैप्टर बढ़ते जाएंगे। इससे पहले हम आपको और अगली क्लासेस के बारे में बताएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा क्रैश कोर्स का जो ऑफर चल रहा है, जो हमारा क्रैश कोर्स का ऑफर है, उस ऑफर को जरूर अवेल कर लीजिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम टाइम के ऑफर होते हैं आमतौर पर। और इनका बेनिफिट आपको एक बहुत ही चीपर प्राइस में आपको जो है ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत ही चीपर प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जाने से पहले जो है एक बार लाइक डिसलाइक का फंक्शन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप लाइक डिसलाइक करते हैं तभी जो है अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।